शुरू होना। ठीक, हो गया ना? चलो आप अपना चार्जिंग वार्जिंग जो लगाने लगा दीजिए। हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे आज के अध्यक्ष, कार्यक्रम अध्यक्ष सब मंच पे स्थापित हो चुकी हैं। मैं चाहूंगी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य अतिथि रवि प्रताप जी का स्वागत करें। स्टोल और ट्रॉफी देखिए। अब मैं राजकुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार मिस्त्री को स्टोल, माला और ट्रॉफी देके सम्मानित करें। वही सही रहेगा। अब मैं प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे विवेकानंद शर्मा जी का सम्मान करें। जैसे कि भारतीय संस्कृति की परंपरा है, हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं सरस्वती माता की वंदना से और दीप प्रज्वलन से। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे संरक्षक और संचालक जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और दीप प्रज्वलन करें। डॉक्टर साहिबा, दीप प्रज्वलन से पहले सम्मान के क्रम में मैं चाहता हूं कि आपकी समिति के हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली राजकुमार प्रताप कड़िया जी का मैं स्वागत करूं राष्ट्रीय समिति की तरफ से, क्योंकि इन्होंने बहुत ही तन्मयता, बहुत कर्मठता और बहुत निष्ठा के साथ दिल्ली की एक ऐसी समिति खड़ी की है कि बाकी के 24 राज्य उसको देखकर उसका अनुसरण करेंगे। मैं और ये शब्दाक्षर का उत्तरी मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय को और ये मोतियों का माला हमारे कलकत्ते में बहुत विख्यात है। पूरी समिति को जिस तरह से पूरी दिल्ली को इन्होंने साहित्यकारों को शब्दाक्षर से जोड़ा है और आपकी समिति को बहुत मजबूत और विस्तारित किया है, इसके लिए संस्था इनको सम्मानित करती है। विशेष रूप से इन्हें डिस्ट्रिक्ट माला दिया गया। और इसके साथ साथ मैं इन्हें बैज भी लगाकर सम्मानित करता हूँ। बैज लगा, चलिए किसी को आप स्वीकार करें। और अपनी शब्दाक्षर पत्रिका जो संस्था की निकलती है त्रैमासिक, आप लोग इसमें रचनाएं भेजते हैं, डॉक्टर साहिबा की नियमित निकलती है, वो पत्रिका आप सबकी तरफ से पूरी समिति की ओर से मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार प्रताप कड़िया जी को
इस तरह से सम्मानित होना ये मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। और सिर्फ मेरे लिए क्यों, ये शब्दाक्षर जितने भी अपने समितियां हैं तो दिल्ली प्रदेश की, दिल्ली जिले की, ये सभी के लिए सम्मान का विषय है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा इतना सम्मान मिल रहा है, और इसके लिए मैं और दिल्ली आपकी बहुत बहुत आभारी है। जी आपने सच कहा। अध्यक्ष प्रतिनिधि होता है, पूरा प्रतिनिधित्व करता है सारे प्रदेश का। तो आप सब की तरफ से जो इन्हें सम्मानित किया गया, ये आप समझिए कि ये सम्मान आप सबको स्थानांतरित होता है। और हमारे संरक्षक महोदय जो इनको प्रेरित करने का और इनको मार्गदर्शित करने का काम कर रहे हैं और करेंगे, मैं उन्हें भी इसी क्रम में सम्मानित करूंगा। ये आपके समिति के अभिभावक हैं जो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन आपके प्रदेश अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपका करते रहेंगे। उनको सम्मानित करते हो। बस खुद लगा लीजिए, खुद लगा। आइए सर, दीप प्रज्वलन का कार्य शुरू करते हैं। लो मैं जरा क्या है आपके पास? पंखा बंद करना रजनी वाला कहाँ से बंद होगा? इसमें होगा फैन का वो लाइट फॉल पे ऑफ है, फैन तो ऑफ ही है पहले। उधर ही होगा। सर आइए। मोमबत्ती जलाना पहले जलाना था, तब रूप से जलाते ना। अब ये सारी चीजें आप सिखाया। अब जो साहिबा जो है क्लिनिक चलावे कि खड़े जो है ये सब अब अपनी आपका काम है, ये सब बताइए इन लोगों को।
मैं प्रोग्राम में हूँ, शक्तिनगर। थोड़ा सा इधर दबा सर, थोड़ा सा ना छोटी पकड़ लीजिए। ओके इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए रश्मि बालाजी से अनुरोध करूंगी कि वे आगे आए और सरस्वती वंदना करें। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ और समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को सप्रेम नमस्कार करती हूँ। प्रस्तुत है माँ सरस्वती के चरणों में वंदना। माँ सरस्वती माँ शारदे हमको भंवर से तार दे। माँ सरस्वती माँ शारदे हमको भंवर से तार दे। माँ सरस्वती माँ शारदे हम हैं शरण में माँ तेरी और है अबोध जन सभी। हम हैं शरण में माँ तेरी और है अबोध जन सभी। चरणों में तेरे प्रार्थना मिलकर करें उपासना, मिलकर करें उपासना। तू ज्ञान का सागर है माँ, अज्ञानता से तार दे। तू ज्ञान का सागर है माँ, अज्ञानता से तार दे। माँ सरस्वती माँ शारदे मैं जो कहूँ वो सत्य हो, मैं जो लिखूं वो सत्य हो। मैं जो कहूँ वो सत्य हो, मैं जो लिखूं वो सत्य हो। संघर्ष चाहे जो भी हो, वाणी हमेशा सत्य हो। वाणी हमेशा सत्य हो। तू सत्य मार्ग दिखा हमें, मानवता का वरदान दे। तू सत्य मार्ग दिखा हमें, मानवता का वरदान दे।
माँ सरस्वती माँ शारदे मदमोह लोभ और पाप के नजदीक ना जाए कभी मदमोह लोभ और पाप के नजदीक ना जाए कभी सन्मार्ग पर चले सदा दुष्मार्ग से बचे सभी दुष्मार्ग से बचे सभी चरण विनती यही मेरी सदा तुम शब्दों का भंडार दे विनती यही मेरी सदा माँ शब्दों का भंडार दे माँ सरस्वती माँ शारदे माँ सरस्वती माँ शारदे। बहुत बहुत आभार रजनी जी, बहुत सुंदर शब्दों से आपने सरस्वती वंदना की। आप सबके स्वागत के लिए एक चंद पंक्तियां लिखी हैं मैंने। दिल की गहराइयों से कह रहे हैं हम, दिल की गहराइयों से कह रहे हैं हम, आप आए यहाँ स्वागतम स्वागतम, आप आए यहाँ स्वागतम स्वागतम। कैसा पावन समय है ये आया, कैसा पावन समय है ये आया, संग अपने बहारे है लाया। महका महका ये सारा चमन, महका महका ये सारा चमन, आप आए यहाँ स्वागतम स्वागतम। लगे आंगन ये अपना निराला, लगे आंगन ये अपना निराला, रवि किरणों का छाया उजाला, रवि किरणों का छाया उजाला। कोटि कोटि है सबको नमन, कोटि कोटि है सबको नमन, आप आए यहाँ स्वागतम स्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं हमारे शब्दाक्षर गीत के लिए हमारे नीलम उपाध्याय जी को, जो कि हमारी सहज साहित्य मंत्री हैं, और हमारे कुसुम जी को, कुसुम मैम आइए आगे, आइए आमंत्रित करना चाहूंगी। सोनम जी आप आएंगे शब्दाक्षर गीत के लिए, आइए। जो भी और आना चाहते हैं, अंजलि जी आ जाइए शब्दाक्षर गीत के लिए। हिंदी की अलग जगाते हैं, हिंदी की अलग जगाते हैं, हम शब्दाक्षर कहलाते हैं, हम शब्दाक्षर कहलाते हैं। भारत माँ की बिंदी को हम सदा समर्पित, हिंदी को हम साख नहीं इसकी गिर पाए, कहीं न ये हिंदी मिट जाए, सबको एहसास कराते हैं। हम शब्दाक्षर कहलाते हैं, हम शब्दाक्षर कहलाते हैं। नित्य ध्यान शारद का करके, सरल साधना उनकी करके, प्राप्त हुआ अनुकंपा का पद, काव्य कला का अद्भुत कौशल, जन जन को हम सिखलाते हैं। हम शब्दाक्षर कहलाते हैं, हम शब्दाक्षर
पर गूंज उठे शब्दाक्षर का स्वर, निज दिन ये लहराए हैं। हम शब्दाक्षर कहलाते हैं, हम शब्दाक्षर कहलाते हैं। हिंदी का करते विरोध जो निंदक भारत माता के हो, भाषा के इस द्वंद्व युद्ध में एकजुट होकर उनके विरुद्ध में परचम को हम लहराते हैं। हम शब्दाक्षर कहलाते हैं, हम शब्दाक्षर कहलाते हैं। गजल चंद गीतों के पथरा, रवि के इस साहित्य के रथ का, छंद गुरु सी शब्द सारथी, करके केवल ज्योति आरती, मन को सब हर्षाते हैं। हम शब्दाक्षर कहलाते हैं, हम शब्दाक्षर कहलाते हैं, हम शब्दाक्षर कहलाते हैं। अब मैं आप सब जानती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को प्रेरणा देने वाली, सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने वाली हमारी डॉक्टर साहिबा सारे कार्यक्रमों के लिए किस तरह से उद्यत रहती है, किस तरह से दिन रात एक करके जब तक कार्यक्रम हो नहीं जाता तब तक उनको चैन नहीं मिलता और इतनी व्यस्ततम जिंदगी जीती है। वो साहित्य की डॉक्टर नहीं है, वो हम लोगों के मनुष्यों की डॉक्टर, असली डॉक्टर है। साहित्य के डॉक्टर तो भ्रम में हम लोग पड़ जाते हैं कि डॉक्टर है कि ये, लेकिन ये हमारे जो है मनुष्यों की डॉक्टर है। इतनी व्यस्ततम जिंदगी में भी साहित्य के लिए, और हमारे प्रतापगढ़िया जी की शिष्या हैं, उनको जगाने का काम वही करती है। बहुत दिन हो गया गोष्ठी नहीं हुई सर, और मैं उनकी इस सक्रियता और कर्मठता के लिए उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं और शब्दाक्षर की उत्तरी उन्हें पहनाना चाहता हूं। सर का प्यार है, सर ही कहते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। पहली बार सर का फोन आया जब सर का फोन आया कि अम्बिका जी मैं ऐसे रवि सर बोल रहा हूँ, आप शब्दाक्षर से जुड़िए, शब्दाक्षर का पद लीजिए। तो मैंने तो जानती थी कि एक ही बार किसी कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ करते थे तब, क्योंकि कोरोना चल रहा था, वहां सर ने सुना था और तब से सर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहिबा ने शुरुआत की थी, जिस समय मैंने जोड़ा था कई वर्ष पहले, तब अद्वांत लिखती थी। और कविता, साहित्य और छंद में जाने की शुरुआत हमेशा अद्वांत कविता से होती है। और वहां से आज इतनी अच्छी छंदकार हुई हैं आदरणीय। और इन्होंने झुंझुनू राजस्थान में मुझे लेखनी भेंट की थी, कहा था अगली गजल इससे लिखिएगा। तो अब मैं उन्हें एक लेखनी भेंट करता हूँ कि अगला छंद इससे लिखिएगा। हम अपने जिसके लिए एकत्रित हुए हैं हमारे पंडित, क्योंकि आदरणीय विद्यालय के संस्थापक हैं, बच्चों को लिखना सिखाते हैं, उन्हें आकार देते हैं, तो मैं उन्हें लेखनी देकर सम्मानित करना चाहता हूं। जैसे कि हम आज एकत्रित हुए हैं स्वर्गीय पंडित लोकनाथ मिश्र जी की पुस्तक के लोकार्पण के लिए, जो कि हमारे बिहार अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी के चाचा जी भी हैं, उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम आज रखा है। तो आज मैं चाहूंगी सब लोकार्पण के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हरेंद्र यादव जी, रमाशंकर जी, कृपया आप भी आइए इधर।
संगम जी, एक संगम जी आप इधर आ जाइए। अच्छा आपके पास है? ये है मेरे पास, आप आ जाइए। सरकार जी आप आ जाइए। फिर आप और लीजिए लोकार्पण का सबसे कठिन काम पुस्तक खोलना इतने करीने से प्यार से बांधी जाती है। हम लोग शब्दाक्षर के सभी सदस्य गौरवान्वित हैं कि धरती पर रहते हुए साहित्यकार का लोकार्पण तो सभी करते हैं, लेकिन जो हम लोगों को छोड़ के नश्वर शरीर को त्याग कर चले गए हैं उनका भी लोकार्पण शब्दाक्षर करती है। उनकी भी जो आकांक्षा पूरी नहीं हुई होती है उनके जाने के बाद हम लोग उनकी आकांक्षा पूरी करते हैं। और ये मूर्धन्य साहित्यकार पंडित मिश्र जी, जिनकी हम लोग आज लोकार्पण कर रहे हैं, इस धरती पर नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे और आप सबको पूरे शब्दाक्षरियों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वो उनके जाने के बाद आप लोगों को भी पुस्तकें आप रहें ना रहें, शब्दाक्षर इसी तरह सबको घोषित करना जाएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप लोग रहें और अपने अपने जीवन काल में ही जरूर अपने अपने पुस्तक छपवाएं, जिससे कि आपके जाने के बाद ये शब्द ही आपका परिचय और आपकी याद और लोगों के लिए ताती धरोहर होंगे। अवश्य आप लोग अगर लिखते हैं तो प्रकाशित एक ही पुस्तक हो, लेकिन मैंने भी एक ही पुस्तक जीवन में प्रकाशित हो पाई, सन्नाटे भी बोल उठेंगे गजल संग्रह। लेकिन हाँ, 50 पुस्तकें लिखने की जरूरत नहीं। 50 पुस्तकें वाले होंगे अगर आप लिखिए तो गूगल पर उल्लेख नहीं होगा। मेरा गूगल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, रिगी पे और जो है किंडल पे कहीं भी लिखिए सन्नाटे भी बोल उठेंगे, आपको पुस्तक सामने आ जाएगी। इसलिए कि अपना निचोड़, अपने जीवन का यथार्थ आप दीजिए। एक पुस्तक बहुत है, 25 पुस्तक, 50 पुस्तक की आवश्यकता है। क्या हम सब इस लोकार्पण समारोह को पूर्णता प्रदान करते हैं और उनके मूर्धन्य विद्वान को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे आजकल के कार्यक्रम अध्यक्ष राजकुमार जी से अनुरोध करती कि वे थोड़ा सा शब्दाक्षर का परिचय आपको दे, जबकि हम दे चुके हैं, बस एक संक्षिप्त था, फिर हम सारा परिचय दे चुके हैं, तो आप थोड़ा सा परिचय दीजिए। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए स्वागत करता हूँ और शब्दाक्षर के लिए जैसा कि आप सभी को पूर्व बता चुका हूँ और आदरणीय डॉक्टर साहिबा भी बता चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि शब्दाक्षर की स्थापना साल 2012 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने की थी और वो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि यह चाहते थे कि शब्दाक्षर के माध्यम से जो लिखने वाले कलमकार है, रचनाकार है, नए कलमकार जिनको मंच प्रदान नहीं हो पाता है और लोग मंच देने के नाम पे आजकल एक तरीके का बिजनेस कर रखे हैं कि 2500-3000 रजिस्ट्रेशन फीस लेकर उनको मंच प्रदान करते हैं और जो नए कलमकार है इनको इस दुविधा से मुक्त कराया जाए। यह उद्देश्य लेकर 2012 में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी स्थापना की और शुरुआत कोलकाता से होते हुए पूरे भारत में 25 राज्यों में कब फैल गया पता नहीं चला। 2012 से 2025 आ गया। आप समझ सकते हैं कि इसकी जो कितना पुराना इसका रहा साहित्य में योगदान है और आज साहित्य के प्रति अभी अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि कम से कम इसके 2500 से ज्यादा पदाधिकारी शब्दाक्षर से जुड़े हुए हैं और जो पूरे भारत के 25 राज्यों में शब्दाक्षर की साहित्य की सेवा कर रहे हैं
और ज्यादा मैं क्या बताऊं, इसके बारे में पहले ही बोल चुका हूं, डॉक्टर साहिबा ही बता चुकी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय स्वयं सामने हैं और अब ज्यादा कुछ कहने के लिए शेष बचा भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को इसी संक्षिप्त उसमें विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय। अब हमारे जो बिहार से आए हुए अतिथि हैं हमारे मनोज कुमार जी, वो कुछ सम्मान करना चाहते हैं, तो जस्ट 2 मिनट का काम है, तो एक बार उसके बाद हम शुरू करेंगे। मनोज बहुत बहुत आभार आदरणीय। चूंकि आदरणीय चाचा जी के हृदयगत इच्छाओं को आज हमने एक परिणति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वस्तुतः यह अधिकार यहाँ उपस्थित उनके पुत्रद्वय को जाता है। अगर अतिथियों के सम्मान का जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनका पूरा परिवार आज इस सुकृत्य का गवाह बन रहा है, तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अपने बड़े भाई आदरणीय श्री शैलेश कुमार मिश्र जी और अपने छोटे भाई अखिलेश कुमार मिश्र को। आप आए और अंगवस्त्र प्रदान कर मंत्रस्थ अतिथियों का सम्मान करें। अंगवस्त्र और माला सबसे पहले आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का खोल कर दो, आज खोल कर दो। साइड से थोड़ा इधर आप सही आ रहा है। अगर आप इधर थोड़ा और देखिए, थोड़ा सा आप इधर ऐसे और दिल्ली प्रदेश के संरक्षक महोदय का सम्मान अंगवस्त्र और माला। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार प्रताप कड़िया जी, आदरणीय विवेकानंद शर्मा जी, वरिष्ठ साहित्यकार और कला प्रेमी और शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत लंबे समय से करते हुए शिक्षाविद करना करते हुए अभिभूत है। रमाशंकर जी, रमाशंकर भारती जी, वरिष्ठ साहित्यकार, दिल्ली प्रदेश। हमारे संरक्षक बहुत गहरे अधिकारी के रूप में आप यहाँ पे श्री हरेंद्र यादव जी, दिल्ली शब्दाक्षर से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साहित्यकार। आदरणीय रजनी बाला जी, साहित्य सेविका। हेलो, आइए, आप ऐसे हाथ में लीजिए, इधर आ जाइए जल्दी। अब दिल्ली प्रदेश अर्थमंत्री डॉक्टर अंबिका मोदी जी का स्वागत करती हुई आदरणीय चाचा जी की बहुत मधुर और महत्वपूर्ण और लगे हाथों
आदरणीय नीलम जी का बहुत अच्छी लेखिका कवित्री हो गया। और अब ये ध्वनि विस्तारक मैं आदरणीय मोदी जी को देना चाहूंगा जो आइए कार्यक्रम संचालन करें। अब हम आज के कार्यक्रम का शुरू करते हैं काव्य पाठ सत्र। प्रदीप जी वो जरा मुझे दे दीजिए रजिस्टर मेरा। एक समान होने सर का भी सम्मान होगा। सर ये जरा आपके बच्चे करना चाहते हैं। मनोज जी आपका सम्मान, आप आइए। आपके आ जाइए सर, आप ही सम्मान करने के लिए। ये बच्चे करते हैं, बच्चे कर लेंगे, हम पकड़ते हैं, हम बच्चे करेंगे। थोड़ा आगे हो जाइए, वो लाइन में भी आएगा, है ना? इसका जी उधर हाँ कैमरे की तरफ काव्य सत्र से पहले मैं चाहूंगी लोकार्पण हमने पुस्तक क्या किया है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं रवि प्रताप जी, उसके बारे में पहले मनोज मिश्री बोलते हैं। आइए सर आप बोलिए। समान हो गया। एक पुस्तक के बारे में सर आप पूछिए। मैं चाहूंगा कि हमारे 7 जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, ये 7 को मैं माल्य विभूषित करना चाहता हूँ। वो डॉक्टर साहिबा नाम उल्लेख करेंगी और जो है आप नाम उल्लेख आप नाम उल्लेख करिए। तो सब ऐसे घोषणा कर दो, 7 लोग आ जाएंगे, सबके नाम खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम तो दक्षिणी दिल्ली की जिला अध्यक्ष महोदया आदरणीय कुसुम सिंह सुनैना जी, और पूर्वी दिल्ली की जिला अध्यक्षा आदरणीय दीपिका वालिया जी, चांदनी चौक के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ल जी क्या उपस्थित हैं? नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जिला अध्यक्ष आदरणीय संदीप सोनी जी,
पश्चिमी दिल्ली की जिला अध्यक्ष बेटा सोनू शाश्वत। दादा ये वही है जिनके आप फैन हो गए थे रचना के सुन के। और नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष महोदय मुकेश गोल्डन जी। चांदनी चौक जिला समिति से कोई उपस्थित है क्या यहाँ? दिख रहा है। हाँ, उपाध्यक्ष महोदया दीप्ति अग्रवाल जी। नई दिल्ली के अभी मुकेश गोल्डन जी का स्वागत हुआ। अब चांदनी चौक जिला की उपाध्यक्षा दीप्ति अग्रवाल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की जिला अध्यक्षा आदरणीय सीमा पटेल जी क्या उपस्थित हैं? नहीं है। बस अब जिला अध्यक्ष और कोई पदाधिकारी है क्या उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से? विष्णु कुमार जी उपाध्यक्ष हैं आप। उपाध्यक्ष पद को लोग समझते हैं कि दूसरे नंबर का पद है, लेकिन अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष होता है। ये हमेशा ध्यान रखें। तो आप लोग प्रयास करें कि कहीं भी आपका अध्यक्ष ना जाए, जिससे कि उपाध्यक्ष आप अध्यक्ष हो जाए। ये अध्यक्ष इनके अभी फंसे हुए हैं काम में, इसलिए ये स्वयं अध्यक्ष है। इनका स्वागत किया। आप सबका दिल्ली शब्दाक्षर को आगे बढ़ाने का, रचनाकारों को मंच देने का, हम लोगों का कोई साहित्यकार, हम लोगों को कोई चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन चुनाव लड़ने वालों को आईना दिखाने का काम हम लोगों का है। हम लोग अगर एक रचनाकार को सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, दिशा दिखा सके, तो समझिए आपका उद्देश्य, आपने शब्दाक्षर का उद्देश्य पूरा कर। आपको अपने आसपास नजर रखनी है, कौन बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके पास आप जाइए कि आओ हम आपको मंच देंगे, हम आपको बताएंगे, आपको प्रस्तुति कैसे करनी है, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आज हमारी हिंदी जो सिकुड़ रही है, शब्दाक्षर मिलके हम सब इस हिंदी का विस्तार करेंगे, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी भाषा यहाँ पे मान्यता मिले। जब हमारे देश में हम उसको मान्यता नहीं दे पाएंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ तालियों में हो जाने से क्या होगा? ठीक है, बस समय आने पे दो बातें आपसे करूंगा। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए स्थान ग्रहण करने का निवेदन करता हूँ। सबका सम्मान परिचय हो चुका है और जिसका इंतजार है, पहले हमारे मनोज जी आएंगे, पुस्तक के बारे में कुछ अपने विचार बताना चाहेंगे। उन्होंने इतना अच्छा काम किया अपने चाचा जी के लिए, जो पुस्तक का लोकार्पण किया, वो कब से लगे हुए हैं, पिछले 2 महीने से हमसे कह रहे हैं कि मुझे लोकार्पण के लिए उस तारीख को आना है, तो आप ये बहुत ही बड़ी बात है। अपने चाचा जी जो आज नहीं है, जो लगता है ना कि हमारे सामने है तो ठीक है, जो चले गए हैं उनका भी वो कर रहे हैं इतना, इसे बहुत ही बड़ी बात है। हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए इससे। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमं तप, पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते। हमारे भारतीय वाङ्मय में जो लोग प्रत्यक्ष हैं, उनके प्रति सम्मान, श्रद्धा भाव का प्रदर्शन का महत्व बहुत बड़ा है। हमें बराबर हमारे गुरुओं के द्वारा सीख दी जाती है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए,
राम अगर राम बन पाए, उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य यही था कि गोरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। महामना गोस्वामी ने उनके रामत्व के मूल में कौन सी बात थी, इसे इन दो पंक्तियों में अध्ययन। तो सचमुच में अगर हम भारत के इस धराधाम पर जन्मे हैं, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने गुरुओं का, अपने वृद्धजनों का हम सम्मान करें, जो प्रत्यक्ष है। लेकिन उससे भी बड़ा जो हमारे धर्मशास्त्रों ने हमें सिखलाया है, अपने पूर्वजों का सम्मान, अपने पितरों का सम्मान। इसके लिए वर्ष का पूरा एक पखवाड़ा ही हमें समर्पित कर दिया अपने पूर्वजों के निमित्त, जिसे हम पितृ पक्ष के नाम से जानते हैं। हर वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन अमावस्या तक की जो तिथि होती है, वह पितृ तीर्थ के रूप में मनाई जाती है, पितृ तिथि के रूप में मनाई जाती है। और उस दौर में हम अपने उन बुजुर्गों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जिनकी धवलकृत रश्मियां आज हमें आलोकित कर रही होती है। हम उनके लिए हमारे शास्त्रों में दान पुण्य श्रद्धा भाव का निवेदन है, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि आदि बातें आती है। लेकिन जो सबसे मूल बात है वो है उनके प्रति जो हम तर्पण कहें, श्रद्धा का निवेदन कहें, या उनके निमित्त दान कहें। वो सबसे बड़ा दान है हम जो उनकी द्वारा की गई कीर्तियां हैं उनका विस्तार करें, उनके द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं हम जीवन में उनका अनुसरण करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और सच्चा तर्पण होता है। आदरणीय चाचा जी की गोद में जब बचपन में मैं खेला करता था, जब थोड़ा सा होश संभाला, हमारे घर में जब कोई भी कार्यक्रम हुआ करता था, छोटा या बड़ा, तो पिताजी, हमारे 4 भाई थे, जिसमें बीच वाले भाई आदरणीय स्मृति से दोनाथ मिश्र जी थे। ये सबको बैठा लेते थे। पिताजी हमारे छोटे थे, बड़े भाई के थे, चारों भाई को बैठा करके और उस कार्यक्रम विशेष पर एक काव्यगोष्ठी आयोजित हो जाती थी। अरे वाह। चाहे कार्यक्रम कोई सा भी हो, मृत्यु श्राद्ध हो या किसी बच्चे का कोई छठी मंडल हो या वैवाहिक कार्यक्रम हो, उस समय से जो बीजारोपण आपने किया हम सबों के हृदय में, आज वह मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। चाचा जी के जनक की लालसा, जिसके लिए आज हम यहां आप सब उसके गवाह बन रहे हैं, यह इनके जीवन का एक प्रमुख संकल्प था। और यह वह संकल्पना थी इनकी, जिस ओर हमारे कवियों, अभी तक के कवियों का कलम कुछ नहीं बोल पाया। हमने राम के बारे में सुना, हमने दशरथ की चर्चा देखी, हमने भरत की चर्चा देखी, हमने लक्ष्मण की चर्चा देखी, सबकी और हमारे विद्वानों ने लेखनी चलाई। लेकिन जो अयोध्या से लेकर के और लंका विजय तक की जो यात्रा आरंभ होती है, वह यात्रा आरंभ कैसे होती है, उसका सूत्रपात कौन होता है, उसका बीजारोपण कहां होता है, इसको जानने का बहुत कम लोगों ने प्रयास किया। और हमारे चाचा जी ने उसी दुखती रग पर अपनी उंगली रखी है। कैकेयी के वैभव को आज हर कोई धिक्कारता है, कैकेयी के द्वारा किए गए कृत्य को हर कोई नकारता है।
लेकिन कैकेयी के भीतर जो राष्ट्रीय चेतना, जो राष्ट्रीय भावना, जो राजनीति को एक नई दिशा देने की चेतना जागृत हो रही थी, उस ओर किसी का दृष्टिपात नहीं होगा। और उसमें सहयोगी जो लोग थे, उस ओर किसी का दृष्टिपात नहीं होगा। ये संपूर्ण रामायण की घटना मात्र 3 लोगों की संकल्पना थी और उसके सूत्रधार यही 3 थे, जिसकी चर्चा कहीं कोई नहीं की आज तक, जबकि वाल्मीकि रामायण में उसका संकेत दिया गया और चाचा जी ने उसको उद्घाटित करने का प्रयास किया। किस तरह से, क्योंकि आज भी हम देखते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वर्तमान आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत सी बातें, उनके बहुत सारे ऐसे निर्णय जब हम समाचारों के माध्यम से सुनते हैं, एक बार हम भी बौखला जाते हैं। ये गलत किया मोदी जी ने, ये नहीं करना चाहिए था। आरक्षण का समर्थन मोदी जी करते रहे हैं, ब्राह्मणों को लोग इतना गाली दे रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आदि आदि कई तरह की बातें होती रहती है समाज में और हम दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे जो उनकी राजनीति है, राष्ट्र के उन्नयन का जो विचार उसके पीछे, उनके भीतर जो पनप रहा होता है, हम उसको नहीं समझ पाते। बहुत सुंदर। और ये बात कैकेयी ने बखूबी समझा था, जो उस समय का दौर था राजनीति का, जहां रावण जैसा दुर्धर्ष अत्याचारी आतताई, जिसने संपूर्ण विश्व पर अपना कब्जा कायम कर लिया था, जिससे लड़ने की, जिसको दूर हटाने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। और उसके लिए ये 3 लोगों ने मिलकर मंत्रणा की, जनक जी ने, कैकेयी ने और एक मंत्री सुमंत ने। उन बातों पर इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से प्रकाश डालने का एक सफल प्रयास किया है खंडकाव्य के रूप में। आज आप सबके साहचर्य से उसे लोकार्पित करते हुए मैं बहुत गदगद हो रहा हूँ और इसके लिए इस पूरे कार्य में, इस पुस्तक के प्रकाशन में जो सहयोग दिया उनके पुत्रत्रय और उनके पौत्र, उनकी पुत्रवधू और पौत्रवधुओं ने, मैं उन सबके प्रति अपने इस दिल्ली समिति के साथ साथ अपने शब्दाक्षर राष्ट्रीय समिति का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके सहयोग से आज अपने चाचा जी के श्री चरणों में यह तर्पण मैं समर्पित कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप जी से अनुरोध करूंगी कि वे कुछ आशीर्वचन कहें। अभी तक तो हमारे सम्मान में, स्वागत में लगे थे, कुछ आशीर्वचन दें ताकि हम उनसे मार्गदर्शन दे सकें। मंच पर विराजित आज के विशिष्ट अतिथि, बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर अग्रज मनोज मिश्र जी, दिल्ली के संरक्षक हमारे मित्र यादव जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि के तौर पे सारी व्यवस्था का परिचालन कर रहे शिक्षाविद आदरणीय विवेकानंद जी, इस आयोजन के सूत्रधार, आप सबके सहयोगी, मार्गदर्शक, शब्दाक्षर दिल्ली को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले कर्मठ व्यक्तित्व राजकुमार मिश्र प्रतापगढ़िया जी एवं सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से संपादित कर रही आज के कार्यक्रम की संचालक विदुषी कवयित्री डॉक्टर अंबिका मोदी जी, हमारे आप सब
पदाधिकारी शब्दाक्षर के एवं सम्मानित सदस्यगण, आप सबको संबोधित करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज कोलकाता से जो बीजारोपण हुआ था शब्दाक्षर का, पूरे 25 राज्यों में 37,500 सक्रिय सदस्यों की एक टीम, छोटी सी रूपरेखा ही बता पाऊंगा, फिर कभी आऊंगा तो आगे बातें होगी, क्योंकि आप लोग समय से प्रतीक्षित हैं। तो हम लोग काव्य रस में गोते लगावे, इसलिए मैं दीर्घायित नहीं करूंगा वक्तव्य को, सिर्फ छोटी सी जानकारी आपको अपनी संस्था के बारे में हो, इसके लिए 2-4 शब्द मैं आपसे संवाद करूंगा। शब्दाक्षर, जैसा कि प्रतापगढ़िया जी ने बताया, 12 में इसका बीजारोपण हुआ और आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता हम सब 25 राज्यों में साहित्य सेवा में रत हैं। दिल्ली के ये प्रतापगढ़िया जी पहले अध्यक्ष नहीं है, ये प्रतापगढ़िया जी दिल्ली के तीसरे अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष थी जिन्होंने दिल्ली को बहुत विस्तारित किया, शब्दाक्षर को पहचान दिलवाई, हमारी संतोष समृद्धि जी कवित्री। हम लोगों में क्योंकि पद आता जाता रहता है, नए लोग तभी आ पाएंगे जब पुराने लोग अपने पद से इतर होकर उन्हें अवसर देंगे। उसके बाद प्रवीण राही जी आए, जो उपाध्यक्ष थे समृद्धि जी के समय, वो अध्यक्ष हुए और प्रवीण राही ने स्थान रिक्त किया राजकुमार प्रतापगढ़िया जी के लिए। आज ये हैं, कभी ये अपना स्थान रिक्त करेंगे तो मुकेश सिंह गोल्डन यहाँ आएंगे, उनके रिक्त के इसी तरह से परंपरा चली आती है। मैं संस्थापक हूं, अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कल संस्था बनती है, अगर अच्छे लोग आप जैसे जुड़ जाते हैं तो संस्था कभी समाप्त नहीं होती, लोग आते जाते रहते, संस्था चलती रहती। मैं चला जाऊंगा, मेरी जगह पे कोई आएगा, वो आपको या आपकी आने वाली पीढ़ी को संबोधित करेगा। ये प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कलकत्ते में शेखसरिया जी ने भारतीय भाषा परिषद की नींव रखी थी। कलकत्ते में ही सेवारत है वो संस्था, लेकिन बढ़िया भवन जो है, सभागार और पूरे देश के साहित्यकारों को सम्मानित करना, वो क्रम आज भी चल रहा है। उनके जाने के बाद भी संस्था जीवित है। तो संस्था जीवित रहती है, सिर्फ लोग आते जाते रहते हैं। तो आज आपको जो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं प्रतापगढ़िया जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अभी रफ्तार से उन्होंने विस्तार किया है दिल्ली का, और उसमें हमारी डॉक्टर साहिबा का बहुत बड़ा जो है सहयोग है। संरक्षक जी एक मजबूत आपके साथ मिले हैं और जाने माने कवि हैं दिल्ली के, ये भी और प्रतापगढ़िया जी भी। अब तो अंबिका मोदी जी भी स्थान बना रही है। आप सब एक दिन दिल्ली के मंच पर ही नहीं, पूरे भारत में आप जाएं, अपनी कविता से, अपने साहित्य से, अपने छंदों से, अपने गजलों से अपनी पहचान बनावें। लोग कहें कि हाँ, ये शब्दाक्षर से निकले साहित्यकार हैं, तब संस्था का नाम होगा। आपको पूरे देश में जाना है, जगह बनानी है, तब शब्दाक्षर का श्रम सार्थक होगा। आपके सोशल मीडिया का युग है। अभी देखिए, आपका ये कार्यक्रम 52 देशों के लोग जुड़े हुए हैं अपने साथ। 10,000 से ज्यादा लोग जो है शब्दाक्षर केंद्रीय पेज से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कल तक हजारों लोग इस कार्यक्रम को आपके देख चुके होंगे, आपके कविता पाठ को सुन चुके होंगे।
अपने 46 ग्रुप हैं, 17 पेज हैं, 108 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। आपके जैसे दिल्ली का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी तरह महाराष्ट्र का है, उसी तरह से गुजरात का है, उसी तरह से मध्य प्रदेश का है, उसी तरह से बिहार का है। फिर जिले में जो सक्रिय अध्यक्ष हैं वो कहते हैं उनका खोला जाता है ग्रुप, उनकी समितियां हैं, उनपे कार्यक्रम हो रहे हैं। 108 आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं। आज इस तरह से 37,500 लोग अपने सीधे सीधे अपने साथ जुड़े हुए हैं और इसका सीधा सा कारण आप सबकी कर्मठता हो जाता है। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपके साथ ईमानदारी से आपका सहयोग करता हूं, आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। बस यही मेरी पूंजी है कि सुबह जब से आंख खुलती है, देर से सोता हूं तो 7-8 बजे जगता हूं, तो रात में 2-3 बजे तक मैं अपने आजीविका में हूं, जिसमें रेलवे की सेवा करता हूं। उस समय को छोड़कर मुझे जितना भी समय मिलता है मैं सिर्फ शब्दाक्षर में लगाता हूं, इसलिए कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, क्योंकि आप साहित्य का सृजन कर रहे हैं। आपकी सेवा करना मां सरस्वती को नमन करना है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए फिर किसी कार्यक्रम में आऊंगा, आगे भी बातें करूंगा, आपको सुन सकूं, आपके शब्दों को लेकर सजोकर कलकत्ता जा सकूं, इसी आशा के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सुंदरता के साथ पाठ करें और हम सब आपका श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मंच आपको पुराण निवेदित करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत आभार। आप जिसका सबको इंतजार है, हम आज का काव्य सत्र शुरू करते हैं। मेरा एक बार पुनः सबसे अनुरोध है कि जितना कम समय आप लेंगे उतने हम अपने सारे कवियों को, अपने सारे साथियों को पढ़ा सकेंगे। तो सबसे पहले मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी विभाकर मिश्र जी को। चंद पंक्तियों से स्वागत है आपका। बीत गया जो कल न लौट कर वो आएगा, बीत गया जो कल न लौट कर वो आएगा, आने वाला कल भी पता नहीं क्या लाएगा। हंसकर करो स्वागत आज का, हंसकर करो स्वागत आज का, यही तो कल मुस्कुराएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी मंच पे बैठे सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सामने बैठे भी सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। सामने अगर कोई मेरे से छोटा बैठा हो तो मुझे प्रणाम कर सकता है। मैंने दादाजी के लिए कुछ लिखा है, तो सबसे पहले मैं वो सुना दूंगा और एक कविता सुनाऊंगा। ज्यादा इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आदरणीय दादाजी, आज आपके जीवन का एक सपना साकार हो रहा है। अफसोस बस इस बात का है कि इसको देखने के लिए आप हमारे साथ नहीं हैं। कभी कभी हमारे पास कुछ चीजें बहुत देर से आती हैं या शायद हम ही जल्दी आगे निकल जाते हैं, पर आपको याद करते हुए मैं ये कुछ आपके नाम लिख रहा हूँ। मैं शायद आपके दिल के बहुत करीब था, इसलिए आप मेरे से अपने दिल की बहुत सारी बातें करते थे। किसी से अपने दिल की बातें करने के लिए सिर्फ सामने वाले को सुनना जरूरी नहीं होता, समझना भी जरूरी होता है। शायद आप मुझे इस योग्य समझते थे कि मैं आपको समझूंगा। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब भी हम दिल्ली से बौलिया हम लोगों का गांव है जहाँ पे दादाजी रहा करते थे। मुझे आज भी याद है बचपन में जब भी हम दिल्ली से बौलिया जाते थे तो मैं सबसे पहले आपके कमरे में आकर आपको प्रणाम करता था, और कई बार तो आपके कमरे में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप खुद हमारे इंतजार में घर के मुख्य द्वार के आगे खड़े रहते थे। बचपन में तो इतना समझ नहीं थी, पर बड़े होने के बाद इतना समझ आने लगा कि आपका कमरा लेखक का कमरा जैसा ही दिखता था। अलमारियों पर रखी हुई बहुत सी किताबें, जिसमें से कुछ नई, कुछ पुरानी और कुछ बहुत ही पुरानी हुआ करती थी। टेबल पर रखे हुए बहुत से कागज, जिसमें शायद कोई लेख या कविता लिखी हुई होगी, और कुछ अधूरी कविताएं जो कि शायद दुनिया के हर लेखक के टेबल पर पड़ी रहती हैं। आपका चश्मा, आपकी लाठी, जिसको लेकर आप बौलिया के बाजार में शान से चलते थे। बौलिया का हर व्यक्ति आपको जानता था। मुझे नहीं पता कि मुझे और क्या क्या लिखना चाहिए या बोलना चाहिए। कभी कभी हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन उस वक्त चुप हो जाना ज्यादा अच्छा होता है।
चुप होने के बाद हमारे अंदर के जज्बात बाहर नहीं निकल पाते। फिर हम एक कागज उठाकर उन सभी जज्बात, अब ना कहना मुझसे कुछ, तुम भी अब अनजान नहीं। ये कविता दादाजी के लिए नहीं है, ये अलग से है। अब ना कहना मुझसे कुछ, तुम भी अब अनजान नहीं। हमने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारा कुछ बलिदान नहीं। मेरा सब कुछ जिंदा है पर शायद अंदर का इंसान नहीं। शब्द भूल गए गम के संग, ऐसे थे मेरे अरमान नहीं। मेरे आंसू तुम क्यों पूछो, तुम इतने भी मेहरबान नहीं। पीते वक्त की छोड़ो बातें, अब तुम मेरे जान नहीं, अब तुम मेरे जान नहीं। बहुत सुंदर। अब मैं अपने अगले कवि को बुलाना चाहूंगी, प्रदीप कुमार। तो आते नहीं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंच पे उपस्थित हमारे शब्दाक्षर के संस्थापक महोदय रवि प्रताप जी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। उसके उपरांत जितने भी अतिथिगण हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पे आए हुए मेरे सभी सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं एक कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है समय पटल, और जिस छंद में यह कविता मैंने लिखी है वह तांतक है, 30 मात्रिक छंद है। इस कविता को सुनकर आप बचपन में चले जाएंगे, उस जमाने में चले जाएंगे जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होती थी और कैसे हम बचपन जीते थे। गिन रहा हूँ एक एक करके नभ में उगते तारों को, ढूंढ रहा हूँ समय पटल पर बिछड़े अपने यारों को। गिन रहा हूँ एक एक करके नभ में उगते तारों को, ढूंढ रहा हूँ समय पटल पर बिछड़े अपने यारों को। शुक्ल पक्ष के मध्य रात में उन हंसती गलियारों को, लुका छिपी खेल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ प्यारों को। गिन रहा हूँ एक एक करके। आपको पता है कि दिल्ली की आबो हवा कैसी है, और गर्मी के मौसम में मैं छत पे सोया करता था। बड़ी मुश्किल से 2-4 तारे दिखते थे, और मैं कभी हूँ तो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उसमें 2-4 तारे और जोड़ कर ये कविता मैंने लिखी है। और अगला बंद सुनिए कि ए माई तो आज रात में भिवरी एक बनाई दे, कुकुर होंगे बीच डगर में डंडा एक थमाई दे। ए माई तो आज रात में, ए माई तो आज रात में ढिवरी एक बनाई दे, कुकुर होंगे बीच डगर में डंडा एक थमाई दे। आज खेल है बड़ी कबड्डी, आज खेल है बड़ी कबड्डी बड़का टोला वालों से, तब तो डर लगता भी कैसे चोरी झोला वालों से। छू लेता हूँ गालों से बहती असुओं की धारों को, ढूंढ रहा हूँ समय पटल पर बिछड़े अपने यारों को। गीत रहा हूँ एक एक करके नभ में उगते तारों को, ढूंढ रहा हूँ समय पटल पर बिछड़े अपने यारों को। अगला बंद सुने की भात दाल हो चोखा चटनी बड़े चाव से खाते थे, बस्ता लेकर दौड़े दौड़े विद्यालय में जाते थे। दाल भात हो चोखा चटनी बड़े चाव से खाते थे, बस्ता लेकर विद्यालय में दौड़े दौड़े जाते थे। खेल खेलते चोर सिपाही, खेल खेलते चोर सिपाही, खेल खेलते चोर सिपाही छुपते बूंद पुआलों में, कभी कभी तो डोला पाती उन मियाँ के बागों में।
देख रहा हूँ आसमान से, देख रहा हूँ आसमान से उजड़े फूल बगानों को, ढूंढ रहा हूँ समय पटल पर बिछड़े अपने यारों को, गिन रहा हूँ एक एक करके नभ में उगते तारों को, ढूंढ रहा हूँ समय पटल पर बिछड़े अपने यारों को। आपकी आगे अब सपनों में घूम रहे हैं गांव कई हम सालों में, बस रसरी सारी टूट गई है झूलों की उन डालों से। अब सपनों में घूम रहे हैं गांव कई हम सालों से, रसरी सारी टूट गई है झूलों की उन डालों से। पगडंडी से होकर निकले, पगडंडी से होकर निकले खेत गांव खलिहानों में, नए नए कुछ फूल खिले हैं बगिया और बगानों में। चूम रहा हूँ होठों से मैं, चूम रहा हूँ होठों से मैं घर चौखट दीवारों को, ढूंढ रहा हूँ समय पटल पर बिछड़े अपने यारों को, गिन रहा हूँ तारों को, ढूंढ रहा हूँ समय पटल पर बिछड़े अपने यारों को। और अभी कवि महोदय मेरी तरफ देख के इजाजत मांग रहे थे अंतिम पद पढ़ने का, तो मैं आप सबको बता दूं आज के इस काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष हमारे संरक्षक सत्यनारायण यादव जी। बहुत सुंदर आपने पढ़ा जी, बहुत सुंदर। ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए मैं हमारे अगले कवि को बुलाना चाहूंगी, आदरणीय विष्णु कुमार सरल जी को काव्य पाठ के लिए। विष्णु कुमार सरल जी आप आइए और काव्य पाठ के लिए मैंने अपनी पंक्तियों का आपको दिया समय। शारदे को नमन करता हूँ। यहाँ विराजमान मंच पे सभी अध्यक्षों और मौजूद सभी गुरुजनों को मेरा सादर राधे राधे। मैं कुछ दोहे आप सबके बीच में रखता हूँ अपने। दिया प्यार का रोज उस, दिया प्यार का रोज उस घर को दिया जलाए, जिस दिन तन्हा छोड़कर, जिस दिन तन्हा छोड़कर चली गई मुस्काए। नहीं मोहब्बत है हुई, नहीं मोहब्बत है हुई, गजले रहे सुनाए, जैसे बिन काटे चुभे आंसू रहे बहाए। नाम साथ उनके हुआ, नाम साथ उनके हुआ, जब से है बदनाम। साथ है मेरे चल रहे अब भी वो इल्जाम, साथ मेरे चल रहे अब भी वो इल्जाम। जीवन की इस राह में, जीवन की इस राह में मत वो अब सूद। बेहतर है कि अब आप भी जाएं मुझको भूल, बेहतर है कि अब आप भी जाएं मुझको भूल। धन्यवाद। अपनी बात छोटी सी बात में भी कहना कितनी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे आदरणीय मान्यराम जी को, जो सबकी वीडियो बना रहे हैं। कृपया आइए और अपना पाठ कीजिए आदरणीय मान्यराम। डाइस पर सभी आदरणीयों को मेरा सबको प्रणाम और उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इस गरिमामयी मंच को प्रणाम, देवी माँ सरस्वती को प्रणाम। आपके समक्ष एक छोटा सा गीत रखूंगा। स्वागत है। एक गरीब पिता अपनी पुत्री के बारे में, अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचता है, एक छोटा सा गीत आप सभी बेटियों को समर्पित आज का ये गीत। देखो देखो दुनिया वालों मेरी लाडली चली,
है गरीब की निशानी जो ये प्यार में पली। देखो दुनिया वालों मेरी लाडली चली, है गरीब की निशानी जो ये प्यार में पली। नंबर गीले में सोई माता, गीले में सोई माता, सूखे में सुलाया, खाने को हमने रोटी और दूध पिलाया, खाने को हमने रोटी और दूध पिलाया। यही है मेरे आंगन में प्यारी सी लली, देखो दुनिया वालों मेरी लाडली चली, है गरीब की निशानी जो ये प्यार में पली। कली नंबर 2, सोचा हुआ न हो सका, सोचा हुआ न हो सका, बैठा था आश में, माली बन के सींचता मर जाता काश में। सोचा हुआ न हो सका, बैठा था आश में, माली बन के सींचता मर जाता काश में। कांच की फुलवारी मेरी कांच की लड़ी, देखो वो दुनिया वालों मेरी लाडली चली। नंबर 3, छोटे छोटे एंटीक पीस भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। वैसे तो इस बंद में हम बड़े बड़े सामान भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक गुरबत के ऊपर ये गीत लिखा आ गया और मैं भी गुरबत से ही निकला हूँ, अब तक गुरबत में। तीसरा बंद देखें, कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं मैं रेडियो साइकिल घड़ी, कहाँ से लाऊं बूटी वो नग की जड़ी, कहाँ से लाऊं बूटी वो नग की जड़ी। यही है मेरे दामन की प्यारी सी लड़ी, देखो वो दुनिया वालों मेरी लाडली चली, है गरीब की निशानी जो ये प्यार में पली। फिर नंबर 4 में पिता अपनी पुत्री क्या क्या समझा रहा है, इसमें थोड़ी एक लाइन जा रहा है। जारी बेटी सास के ओ, जारी बेटी सास के तू टहल बजाना, सास सर का लेना ना तू कभी बुलाना, सभी को खिला कर सभी को खिला कर तू बाद में खाना, सभी कहे बेटी मेरी संस्कारों में पली, देखो दुनिया वालों मेरी लाडली चली, है गरीब की निशानी जो ये प्यार में पली। बढ़िया बेटियों पे लिखा आपने, बहुत ही सुंदर। अब मैं अगले काव्य पाठ के लिए हमारे रमाशंकर भाटी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए। आज सर के घर में बारात है, सर को जाना है, फिर भी वो उन्होंने अपना पूरा समय दिया और बहुत समय से आए। बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा छूट जाता है, एक मतलब एक से हेलो, वफा की अधूरी कहानी बड़ी है, वफा की अधूरी कहानी बड़ी है, अंगूठी अभी भी निशानी पड़ी है, वफा की अधूरी कहानी पड़ी है, अंगूठी अभी भी निशानी पड़ी है, दिया था छुपा कर कभी हमने उसको, मेरे बात पड़ी, दिया था छुपा कर कभी हमने उसको, चुनर पास उसके बिठानी एक गजल के कुछ ऐसा गमों की धूप में
परछाइयों से डरता हूँ, गमों की धूप में परछाइयों से डरता हूँ, गमों की धूप में परछाइयों से डरता हूँ, कि सबको तारों की रानाइयों से डरता हूँ। शेर सुनिएगा। चिराग हमने जलाया था रोशनी के लिए, चिराग हमने जलाया था रोशनी के लिए, जला जो घर तो मैं चिंगारियों से डरता, जला जो घर तो मैं बोलो एक से हमारे दरमियां ये फासले बढ़े जब से, हमारे दरमियां ये फासले बढ़े जब से, हमारे दरमियां ये फासले बढ़े जब से, न दूरियों से मैं नजदीकियों से डरता, न दूरियों से मैं नजदीकियों से डरता। और एक से सुनिएगा कि तुम्हारी मद भरी आंखों में डूब जाऊं मगर, तुम्हारी मद भरी आंखों में डूब जाऊं मगर, मैं इनकी झील सी गहराइयों की झील सी, शुक्रिया, गहराइयों से डरता हूँ। मक्ता ये चाहता हूँ मुहब्बत करूं मगर शंकर, ये चाहता हूँ मुहब्बत करूं मगर शंकर, वफा की राह में रुसवाइयों से डरता, वफा की राह में रुसवाइयों से डरता। बहुत बढ़िया, वफा की राह में रुसवाइयों से डरता। अपनी काव्य पाठ के लिए मैं बुलाना चाहूंगी राजकुमार अर्जुन जी को काव्य पाठ के लिए। चंद पंक्तियों से स्वागत है आपका सर। चलो मुद्दत बाद आज फिर दिल की बात हो जाए, चलो मुद्दत बाद आज फिर दिल की बात हो जाए, कुछ देर और बैठो ना यादों की बरसात हो जाए। बहुत कुछ बदल गया बदलते वक्त के साथ, बहुत कुछ बदल गया बदलते वक्त के साथ, क्यों ना गुजरे वक्त से मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। 4 पंक्तियां कहता हूँ, उसके बाद एक मुक्तक से अपना परिचय दूंगा, उसके बाद एक गीत। कि मुरझाएगा वो फूल जिसको माली ना मिले, मुरझाएगा वो फूल जिसको माली ना मिले, शादी है उसकी व्यर्थ जिसको साली ना, शादी है उसकी व्यर्थ जिसको साली ना मिले। गुमसुम हो ऐसे बैठे दिल की बात क्या कहें, कैसे बढ़ेगा हौसला जो ताली ना। शुरू से पढ़ देता हूँ।
मुरझाएगा वो फूल जिसको माली ना मिले, शादी है उसकी व्यर्थ जिसको साली ना मिले। गुमसुम हो बैठे आप दिल की बात क्या कहें, कैसे बढ़ेगा हौसला जो ताली ना मिले। मैं राजकुमार अर्जुन अपना परिचय पुस्तक के माध्यम से आपके समीप रखता हूँ। कभी करुणा के लोचन में छिपा कर नीर रखे हैं, कहीं वीरों के किस्से भी बड़े गंभीर रखे हैं। कभी श्रृंगार गाया है, हास्य भी मुस्कुराया है। मैं अर्जुन हूँ, मेरे तरकश में सारे तीर रखे हैं। मैं अर्जुन हूँ, मेरे तरकश में सारे तीर रखे हैं। एक गीत आपके समीप रखता हूँ, सुनिएगा। साथ तेरे बिताए जो लम्हे, साथ तेरे बिताए जो लम्हे, फिर मुझे याद आने लगे हैं। साथ तेरे बिताए जो लम्हे, फिर मुझे याद आने लगे हैं। रफ्ता रफ्ता मेरा चैन लेकर ख्वाब में भी सताने लगे हैं। रफ्ता रफ्ता मेरा चैन लेकर ख्वाब में भी सताने लगे हैं। तू नहीं संग बरखा के बादल, बरसे दिन ही चले जा रहे हैं। और कभी नैनों में बन के आंसू रात दिन ही चले आ रहे हैं। रात दिन ही चले आ रहे हैं। सारे गम ही मुझे घेर कर अब, सारे गम ही मुझे घेर कर अब, बस खड़े मुस्कुराने लगे हैं। साथ तेरे बिताए जो लम्हे, फिर मुझे याद आने लगे हैं। तुझको लिखे हुए सारे खत ही दर्द दिल के बने गीत हैं अब। तेरी आवाज बातें व लम्हे, धड़कनों का भी संगीत है अब। धड़कनों का भी संगीत है अब। याद करके याद करके याद करके उन्हें लफ्ज मेरे, फिर वही गुनगुनाने लगे हैं। साथ तेरे बिताए जो लम्हे, फिर मुझे याद आने लगे हैं। वादा करके निभा ना सके तुम, सात जन्मों का भी साथ छूटा। उम्र भर के लिए हाथ थामा, आज क्यों फिर वही हाथ छूटा। आज क्यों फिर वही हाथ छूटा। टूटे बंधन टूटे बंधन टूटे बंधन सभी आज जिनको जोड़ने में जमाने लगे हैं। तेरे बिताए जो लम्हे, फिर मुझे याद आने लगे हैं। रफ्ता रफ्ता मेरा चैन लेकर ख्वाब में भी सताने लगे हैं। बहुत बढ़िया। अगले काव्य पाठ के लिए हमारी कवित्री अंजलि सरगना जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। अंजलि जी की प्यारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारे साथ पिछली बार आई थी काव्य गोष्ठी में, और उसके बाद से ये हमारे शब्दाक्षर की बन गई है मेंबर।
सबको अपना जो भी है सब आप बताते रहे। जो भी आप आते हैं ना तो आप अपना एक बार पद बताकर अपना परिचय देकर ही काव्य पाठ शुरू कीजिए। मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और अपना पद बता देती हूँ। मैं दक्षिणी दिल्ली से अंजलि सरधाना और धीरे धीरे 4 पंक्तियों से आपके बीच में जुड़ती हूँ। साहित्य मंत्री जी मेरी त्रुटियों को सुधार कर रहे साथ के साथ पंक्तियां सुनिए। क्या है कि जाने कितने आंसू यूं ही बहते हैं, कि जाने कितने आंसू यूं ही बहते हैं, सुनने की आदत है कम ही कहते हैं, कि सुनने की आदत ही कम ही कहते हैं। ये कहने को अपनों की बसती है प्यारे, ये कहने को अपनों की बसती है प्यारे, यहाँ सब अंधे गूंगे बहरे रहते हैं, यहाँ सब अंधे गूंगे बहरे रहते हैं। मैं सोच तो रही थी गीत सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपके धैर्य की परीक्षा बिल्कुल नहीं लेना चाहती। मैं बस अपने जो मेरे सबसे पसंदीदा छंद है मैं वही करके अपनी बात खत्म करूंगा। कि चुनती है भैरवी सदा प्रेम श्रृंगार को, कि चुनती है भैरवी सदा प्रेम श्रृंगार को, बार बार जाए भैरवी शिव जी के प्यार को, भैरवी के प्रेम ने लिखा है स्वयं शिव जी के सार को, बहुत बढ़िया, शिव जी के सार को, शंभू के आधार को। आइए शंभू के आधार से आप सभी जुड़िए। कैसे दिखते हैं मेरे शंभू? आंखों में है बसता भैरवी के शिव का ही रूप, आंखों में है बसता भैरवी के शिव का ही रूप, शिव ही सत्य है स्वयं शिवा का स्वरूप, और अद्भुत स्वरूप पुरुष प्रकृति में विलीन है वो जगत में, जगत स्वयं जिनके अधीन है, कि विलीन है वो जगत में, जगत स्वयं जिनके अधीन है। और अगला वो देखिए बंद क्या है कि तमस अनीति लोभ मोह क्रोध का नाश किया विध्वंस का, मेदिनी में वास किया भक्त वत्सल ने प्रत्येक भक्ति की भक्ति में साधना की शक्ति में मन से भी मैं ध्यान चाहूंगी। हाँ जी, आगे देखिए क्या है कि उनका रूप देखिए कैसे दिखते हैं, वो जिनके साक्षात जटाओं में गंगे धारण है और जिनके गले में नाग है, वो कैसे हैं कि जटाओं में है गंगे धन्य ये सौभाग्य है, नमन सौभाग्य चंद्र का, पूजनीय वैराग्य है, वैराग्य जिनका सृष्टि के कण में व्याप्त, वैराग्य जिनका सृष्टि के कण में व्याप्त, चराचर जगत में अकेला ही पर्याप्त है। और मेरा आखिरी बंद है कि मेरे जो महादेव है, जिनकी वज्र जैसे जिनकी भुजाएं हैं, जो बागंबरी पहने हुए हैं और जिनका ओघड़ी रूप है, कैसे हैं वो कि वज्र भुजंग चंद्रमणि शीश प्रवाह जिनकी रम्य है ओघड़ी रूप, वो जया के प्रणम्य है। और वंदन करते तेरा हम हर पल सुबह और शाम, के वंदन करते तेरा हम हर पल सुबह और शाम, कोटि कोटि नमन शंभु तुझे कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं अगले काव्य पाठ के लिए हमारी अगली कवित्री जो कि नई दिल्ली की सचिव है मंजूषा पवार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय मंजूषा पवार जी, बहुत तालियों से स्वागत कीजिए सब, और तालियों से बहुत दूर से आए हैं सभी, अब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। माँ शारदे को नमन, मंच को प्रणाम और आप सभी को सादर नमस्कार। और इस कर्कश आवाज के लिए आज क्षमा चाहूंगी। ज्यादा समय न लेते हुए मैं काव्य पाठ शुरू करूं। जी, आज हमने इस मंच में बहुत बार श्री राम जी का जिक्र किया है, तो आज उन्हीं में मैं सुनाना चाहती हूँ कि जब प्रभु राम आज्ञा पालन हेतु वनवास को चले जाते हैं और भरत उन्हें चित्रकूट में उस उद्देश्य से मिलने आते हैं कि किसी भी प्रकार उन्हें मनाकर अयोध्या संग ले चले, तो बड़े अकुलाए और दुखी मन से भरत अपने अग्रज के समक्ष अपने भाव रखते हुए कहते हैं, भैया तुम वन चले गए, भैया तुम वन चले गए पर मन मेरा संग हरे गए, भैया तुम वन चले गए पर मन मेरा संग हरे गए, न क्षण एक भी मन लगता है, जीवन अंधियारा दिखता है। मैं एक अभागा अनुज तुम्हारा,
मैं एक अभागा अनुज तुम्हारा, मुझ कारण पिता ने प्राणों को त्यागा। जब कैसे दिन आए जीवन में, यह कैसा कलंक है माथे लागा। यह राज्य मैंने कब चाहा था, यह राज्य मैंने कब चाहा था, पर माँ ने व्यर्थ ठाना था। अब तो केवल पछतावा है, क्यों जन्म इस कोख से पाया है। मुझ पर कलंक की छाया है, हाँ मुझ पर कलंक की छाया है, पर वह मुझको कब अकुलाया है। मेरा तो केवल एक धाम है, चरण तुम्हारे तात राम। बहुत बढ़िया। यह अवधपुरी का सिंहासन, यह अवधपुरी का सिंहासन, जिस कारण हुआ यह निष्कासन, उसको मैं तुच्छ समझता हूँ, इसलिए उसे मैं तजता हूँ। तुम ही उचित अधिकारी उसके, तुम ही उचित अधिकारी उसके, तुम ही सच्चे हितकारी उसके। सो लौट चलो अब अवधपुरी, कर दो जन जन की अभिलाषा पूरी। बड़े प्रेम से निवेदन करते हुए भरत आगे कहते हैं, हे तात तुम करुणा के सागर हो, हे तात तुम करुणा के सागर हो, और मेरे मन के आगर हो। मुझ पर करो उपकार प्रभु, लौट कर करो उद्धार प्रभु। अब लौट चलो ना भैया, अब लौट चलो ना भैया, ना रही हम पर पितृ छैया। माँ के कई भी दुखी रहती है, पश्चाताप में हर्षण रोती है। तब उतने ही प्रेम भाव से राम जी अपने अनुज को समझाते हुए कहते हैं, हे भरत दुखी क्यों होते हो, हे भरत दुखी क्यों होते हो, मन में यह क्या क्या कहते हो। मेरे नैनों की ज्योति हो, दुर्लभ सिंधु के मोती हो। तालियों से जरा हंसता जाए कि जय तो बहुत बढ़िया। हे भरत दुखी क्यों होते हो, हे भरत दुखी क्यों होते हो, मन में यह क्या क्या कहते हो। मेरे नैनों की ज्योति हो, दुर्लभ सिंधु के मोती हो। निश्चल मन के तुम स्वामी हो, निश्चल मन के तुम स्वामी हो, और सतपथ के तुम गामी हो। स्वयं को दोषी ना ठहराओ, ना भार हृदय पर यूं लाओ, क्योंकि यह नियति का है खेल अहो, यह नियति का है खेल अहो। किस पथ फिर अपने कर्तव्यों का भान कराते हुए प्रभु राम भरत से कहते हैं, हम पृथु रघु के वंशज, हम पृथु रघु के वंशज, हम हैं वचनों के संरक्षक, और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए। तो मात वचन का मान भी हो, मात वचन का मान भी हो, प्रतिज्ञा का उल्लान ना हो, संग अवधपुरी के जन जन का सुचरित अविरल कल्याण भी हो। इस भाव को जान गति अग्रज की, इस भाव को जान गति अग्रज की। हे भरत अनुज सुध लो अवध की, यह वन ही चतुर्दश वास मेरा, आज्ञा मान विश्वास मेरा। अल्पावधि सहो भार्य भाई, अल्पावधि सहो भार्य भाई, न मन में साधो किसी प्रकार कुलाई। जैसे ही पूर्ण हो वचन न मानो, लौटेंगे अयोध्या तत्क्षण यह जानो। तो भरत इसके उत्तर में क्या कहते हैं, भरत कहते हैं, भार नहीं यह राज तात मुझको, भार नहीं यह राज तात मुझको, किंतु तुम बिन यह स्वीकार न मुझको। जो लौट सको न अयोध्या संग, दे दो यह चरण पादुका ही मुझको। इन चरण पादुका के बल पर ही, इन चरण पादुका के बल पर ही यह अवधि पार लगाऊं गिन कर ही। किंतु भवन का भोग न स्वीकारूं, तुम संकुटी में अवधि गुजारूं। दो आशीष मुझे हे अग्रज, दो आशीष मुझे हे अग्रज, कर्तव्य पथ हो मेरा सरल। सुधि में तुम्हारी हर क्षण बीते, विरह समय यह शीघ्र ही रिक्ते। और फिर भीगे नैनों के कोरों से,
भीगे नैनों के पोरों से, स्मित अधरों के कोरों से, करबद्ध खड़े रहे भरत, खेवे चिंता हो ओरों से। अब अवधपुरी को लौटे भरत, लेकर अग्रज का भरत। अब अवधपुरी को लौटे भरत, लेकर अग्रज का भरत, किंतु था मन अब भी विशुद्ध, जैसे जलबिन मीन शुद्ध। ऐसा भ्रात प्रेम जो हो, ऐसा भ्रात प्रेम जो हो, ऐसा मन का मेल जो हो, यह धरा भी तृप्ति पाएगी, सुख वर्षा हर ओर छाएगी, सुख वर्षा हर ओर छाएगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने पढ़ा और जो है काबिल तारीफ रहा, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक चीज कहना था कि जो भी आप लोग काव्य पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान दें कि सभी लोगों का काव्य पाठ करना है और विलम्ब ज्यादा ना हो अपना, ठीक है ना। 4-4 लाइनें एक छंद पढ़ के अपना समाप्त करें, ठीक है। अब मैं अगले काव्य पाठ के लिए हमारी छोटी सी कवित्री सोनम शास्त्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सोनम जी आइए, अगर काव्य पाठ कीजिए। तालियां नहीं उठनी चाहिए प्लीज, तालियां सबके लिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि थोड़ा अनुशासन में ढील दें। सोनू सरस्वत को सुनना है हम लोगों को। इसको साथ में लेके आएंगे, खूब सुनाएंगे रात की गोष्ठी में। मैं सबको दिखाई को दे रही हूँ। इधर आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा उधर उठा के रखो। हाँ, ये सही है। अब आ जाएगा। इस टाइम उधर को रख नहीं, अब आ जाएगा सामने देकर। अब माइक इधर घुमा दो। अब इधर आओ सामने। आ जाएगा, आ जाएगा। चाहे आगे से देखो, माइक और आ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा। सामने से बोलना। आ जाओ। आप सभी को प्रणाम, मेरे अतिथि बड़ों को प्रणाम, सभी मेरे दरबार। और आज केवल एक मतलब एक शेर, एक मुक्तक और एक छोटी सी कविता। माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। माइक नजदीक रखो, आगे बढ़ो। अभी ठीक है, पीछे तक आवाज। एक मतलब एक शेर जिसकी भूमिका नहीं बनाऊंगी क्योंकि समय थोड़ा कम है, मुझे भी मर्यादा का पालन करना है। तो सभी को बिताना ज़माना यहाँ पर, सभी को बिताना ज़माना यहाँ पर, किसी का नहीं है ठिकाना यहाँ पर। अगर थोड़ी सी भूल हो जाएगी तो, अगर थोड़ी सी भूल हो जाएगी तो, कि पड़ जाएगा सब लुटाना, कि पड़ जाएगा सब लुटाना यहाँ पर। और एक मुक्तक मैं सुनाना चाहूंगी। जब स्त्री किसी भी बंधन या किसी भी रिश्ते में बंधकर जब वो उस रिश्ते को निभाने के ऊपर आती है तो वो किस सीमा को पार कर सकती है, ये मेरा मुक्तक आप सभी को बताएगा। समय की पीर को भी तोड़ लाऊंगी, समय की पीर को भी तोड़ लाऊंगी, सभी से हाथ अपने जोड़ लाऊंगी, सभी से हाथ अपने जोड़ लाऊंगी, मुझे अपनी पुकारों से न आज़मा, मुझे अपनी पुकारों से न आज़मा, विमुख हो प्राण तेरे मोड़ लाऊंगी, विमुख हो प्राण तेरे मोड़ लाऊंगी। अब एक कविता मैं आप सभी के सामने रखती हूँ।
इसलिए कि शब्दाक्षर मंच या संस्था जो है, अगर उसने समाज को ऐसी अभिव्यक्ति नहीं दी जिसमें मानवता, करुणा, नैतिकता मूल्य ना झलके, तो ऐसे किसी भी संस्था का होना सार्थक नहीं रखता, प्रासंगिक नहीं रखता। लेकिन शब्दाक्षर के अंदर ऐसे ऐसे विभूति जन हैं जो इन सभी अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करते हैं। मेरी एक आवाज ऐसे ही एक विषय पे है। स्त्री पर आजकल हम देख रहे हैं, नन्ही सी 3 साल की बच्ची हो या वो बड़ी हो, उनके साथ जैसी गलत चीजें हो रही हैं, बस उसी पे ये भाव निकलते हैं मेरे। तो देखें कि अब यहाँ इंसानियत भी हो रही है शर्मसार, बेटियों को घर से नहीं कर दिया दुनिया के पार। अब कहाँ वो जाएंगी, कैसे जीवन बचाएंगी, घर में मरे बाहर डरे, अब तो ना बच पाएंगी। दे रही मनुष्य को जन्म, कर रही खुद हाथों अंत, जीवन की ये धरा धरा में ही मिल जाएगी। जल रही है, कट रही है, मर रही है रोज वो, जीवन जल रही है, कट रही है, मर रही है रोज वो, कह दिया है अगली बार स्त्री नहीं बन पाएंगी। कर रहे हैं अर्चना और पूजते हैं देवियां, बनी रही वो मूर्तियां, इंसान नहीं बन पाएंगी, इंसान नहीं बन पाएंगी। बहुत सुंदर। अब मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये लंच ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बाहर खाने का तैयारी हो गई है। तो सब लोग लंच के लिए छोटा सा अवकाश है, जल्दी खाना खाएंगे और सब अपने स्थान पर आएंगे, गप्पाबाजी बातें करेंगे चाय के टाइम पे।